सकते हो विदाउट लाइसेंस, पास या परमिट। ठीक है, ये इस एक्ट की ओवरऑल व्यू था। क्या हो सकता ही है। और नहीं आने वाले क्या इसमें? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इससे पहले और कुछ मैं बताऊं आपको, एक चीज देख लो। ये रहा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस पॉइंट से, इस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में कोई सामान अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर चीज ले जाता हूं, उसको मैं ट्रांसपोर्ट कहूंगा। ठीक है, क्या कहूंगा? छत्तीसगढ़ के किसी डिस्ट्रिक्ट से इसकी टेरिटोरियल लिमिट क्रॉस करके बाहर भेजूं, इसको मैं एक्सपोर्ट कहूंगा। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर बाहर से कुछ अंदर ला रहा हूं, इसको मैं क्या कहूंगा? वेरी गुड। ये चीज क्लियर है? क्लियर है? अब देखो एक चीज बताता हूं आपको। एक्साइज ऑफिसर, इस एक्ट में जो डिफाइंड है, इस एक्ट में कुछ ऑफिसर्स दिए हुए हैं, जैसे कमिश्नर है, एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर, एक्साइज ऑफिसर। इनकी ड्यूटीज दी हुई है, इनके पावर्स दिए हुए हैं, तो वो आपको क्लियर होने चाहिए। अभी उसी पे डिस्कशन करेंगे हम, बट ये ओवरव्यू आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन एजेंसी। एजेंसी का मतलब हो गया कोई भी फर्म जो या तो नहीं, कंपनीज में भी पार्टनरशिप में भी, दोनों में अगर रजिस्टर्ड है तो उसको हम एजेंसी बोलेंगे। ठीक है, बियर का मतलब होता है एल, ट्राउट, स्टाउट, पॉटर और एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स। ठीक है, तो फर्मेंटेड लिकर को लाइन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी अदर टाइप का लिकर जो फर्मेंटेड है, कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, वो बियर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो यस। इसके बाद हेलो, सो बॉटल का मतलब है टू ट्रांसफर लिकर फ्रॉम वन कास्ट टू अदर, या फिर वेसल टू अदर बॉटल। ठीक है, क्लियर? चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी means the authority which are appointed by state government to be chief revenue authority for the purposes of this act. CRA, इसको कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। ये बहुत जरूरी रोल प्ले करेगा। इसके रोल में ये देखो, ये रहा इसका रोल, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। क्या? रेवेन्यू अथॉरिटी। ठीक है, अभी आगे चल के मैं बताऊंगा, रेवेन्यू भी काफी डिफाइंड है इसमें। चलो, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस का मतलब होता है, मैं अगर कोई कॉमन ड्रिंकिंग हाउस चला रहा हूं तो अपने प्रॉफिट के लिए उसको कॉमन ड्रिंकिंग हाउस कह सकता हूं। ठीक है, मीन्स अ प्लेस वेयर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इज अलाउड फॉर द प्रॉफिट और गेन ऑफ द पर्सन ओनिंग, ऑक्यूपाइंग, यूजिंग, कीपिंग और हैविंग द केयर और मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ सच प्लेस। मतलब मैं केयर कर रहा हूं, मैनेज कर रहा हूं इस जगह को, जहां पे आप बैठ के कुछ भी इंटॉक्सिकेंट पी सकते हो, ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, उसको हम कॉमन ड्रिंकिंग हाउस बोलेंगे। डीनेचर्ड का मतलब हो गया खराब, वो स्पिरिट जो खराब हो चुका है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। ठीक है, डीनेचर्ड का मतलब हुआ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और ये कैसे? तो ये भी प्रिस्क्राइब्ड है। स्टेट गवर्नमेंट अगर बोलती है कि इससे ज्यादा अगर हुआ तो खराब मानेंगे हम, ओके, तभी वो खराब माना जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? एक्साइजेबल आर्टिकल मींस, एक्साइजेबल आर्टिकल का मतलब क्या हुआ? एक्साइज का मतलब क्या हुआ? गुड, ड्यूटी लगती हो, टैक्स लगता हो अंडर एंट्री 51, एंट्री 51 लिस्ट 2 ऑफ 7 शेड्यूल। ये आगे बताऊंगा मैं अभी। तो एक्साइजेबल आर्टिकल का मतलब होता है एनी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या? अल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो इसको एक्साइजेबल आर्टिकल मानेंगे हम। ये आर्टिकल है। ठीक है, एनी इंटॉक्सिकेंट ड्रग, ड्रग्स होते हैं ना, छोटे छोटे पिल्स वगैरह होते हैं,
जो अगर आप ज़्यादा डोज में ले लो तो इंटॉक्सिकेट करके रख देते हैं आपको, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। इसके बाद आता है ओपियम। ओपियम मीन्स द कोएगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम पॉपी। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोएगुलेटेड जूस है, उसमें कुछ भी मिला हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना, ये तीन चीज़ें क्या है, एक्साइजेबल आर्टिकल हैं। ये तीनों चीजें एक्साइजेबल है, हम इन पे ड्यूटी लगा सकते हैं। ओके। 6A एक्साइज ड्यूटीज, एंट्री 51 लिस्ट टू 7 शेड्यूल, इसको मार्क कर लो। समझ में आया? एक्साइज ड्यूटी क्या है? तो भाई साहब एक्साइज ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो ड्यूटी है जो एंट्री 51 लिस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। ओके। It says that duties of excise on the following goods manufactured or produced in the state and countervailing duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in India. Alcoholic liquor for human consumption, OPM, सेम चीज है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एंट्री 51 लिस्ट टू 7 शेड्यूल, ठीक है। इसके बाद आ गया एक्साइज ऑफिसर। तो ये देखो, कलेक्टर को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया एक्साइज ऑफिसर में। एक्साइज ऑफिसर मींस अ कलेक्टर और एनी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद द पावर्स अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंडर अगर आपको पावर दी गई है तो एक्साइज ऑफिसर, EXCISE, एक्साइज ऑफिसर, ठीक है, या फिर कलेक्टर, COLLECTOR, दोनों एक्सचेंजेबल टर्म्स हैं। जहां पे एक्साइज ऑफिसर लिखा हुआ है वहां पे मतलब कलेक्टर ही हुआ। समझ में आया? अदर आप किसी और स्टेट का एग्जाम दोगे तो उनके एक्साइज एक्ट में ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों के पावर्स अलग अलग हैं। कलेक्टर का पावर होता है परमिट ग्रांट करने का, कलेक्टर का पावर होता है आपको परमिशन देने का, एक्साइज ऑफिसर का काम होता है इन्वेस्टिगेशन का, सीज करने का, सर्च करने का। तो इस एक्ट में, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में, आपको ये दोनों को मर्ज किया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए जी आगे बढ़े। इसके बाद एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू हर टाइप की रेवेन्यू एक्सेप्ट फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। लास्ट में एक्सेप्शन जो है ना उस पे मार्क कर लो। कोर्ट ऑफ लॉ ने अगर कोई फाइन लगाया है तो वो एक्साइज रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। एग्जाम में यही पूछेगा कि कोर्ट अगर फाइन लगाता है तो क्या उसको हम रेवेन्यू मानेंगे या नहीं मानेंगे। ओके, तो नहीं मानेंगे, मानेंगे? वेरी गुड। क्या मानेंगे? तो एक्साइज रेवेन्यू मींस रेवेन्यू डिराइव्ड और डिराइवेबल फ्रॉम एनी ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी, पेमेंट और कन्फिस्केशन इम्पोज्ड और ऑर्डर्ड और अग्रीड टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। समझ में आ गया? ड्यूटी लगी है, फीस लगा है। फीस कहां लगेगा बताओ? बताओ बताओ, फीस कहां लग सकता है? ध्यान से देखो फिर से, ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी। फीस लगती है जब एक्साइज ऑफिसर को बुलाया जाता है चेक करने के लिए कि कोई जगह फिट है कि नहीं है मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो फीस मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पेनाल्टी मतलब अगर आपको कुछ लिमिट्स में मैंने प्रोड्यूस करने को कहा और आप वो लिमिट क्रॉस कर दे रहे हो, पेनाल्टी इंपोज कर दूंगा मैं। पेमेंट, आपको लाइसेंस चाहिए, पैसे दो, पेमेंट करो। और कन्फिस्केशन इम्पोज्ड, मैंने कन्फिस्केट किया है, आपका कुछ पैसा है, कुछ अकाउंट है, अगर मैंने कॉन्फिस्केट किया है, ये सारी चीजें कहां आ गई? क्या हो गया? एक्साइज रेवेन्यू। ध्यान रखना। और अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि भाई साहब इसने, अच्छा इसने इतनी अमाउंट में लेकर रख रखा था तो इस पे 50,000 का फाइन लगा दो, तो ये एक्साइज रेवेन्यू है? नहीं है। क्लियर है? चलिए जी। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो मैंने आपको समझाया था ना, देखो पढ़ के, वही है ना, वही मतलब है ना कि कुछ और है। बट इट शैल नॉट एक्सपोर्ट आउट ऑफ द कस्टम फ्रंटियर। कस्टम फ्रंटियर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। कस्टम फ्रंटियर का मतलब होता है चेक पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट में ये रहा चेक पोस्ट, समझ में आया? ये हो गया कस्टम फ्रंटियर, बस ये एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने उस समय। तो यहां से निकल तो रहे हो, लेकिन ये गेट क्रॉसिंग को हम एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। आपको टेरिटोरियल लिमिट से बाहर जाना है। समझ में आया? चलिए जी।
सेक्शन 9A होटल, होटल समझाने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्ट भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, इंटॉक्सिकेंट मीन्स एनी लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग मीन फॉलोइंग थिंग्स भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको याद रखना चाहिए, मतलब लर्न, मतलब रटने वाले प्रोविजंस हैं। इम्पोर्ट कहाँ पे दिया हुआ है, एक्सपोर्ट कहाँ पे दिया हुआ है, या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब क्या होता है, ये सब आपको बस याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। हम्म। छत्तीसगढ़, चेक पोस्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए, है ना। इस डिवीजन को ना ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुम चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हो ना, उसको हम एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर चेक पोस्ट है और यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट छोटी सी स्टार्ट स्टैब्लिश है, अगर ये क्रॉस भी कर जाए ना तो इसको एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे। समझ में आया। वो पूरा एरिया क्रॉस करना, करने का मतलब हुआ एक्सपोर्ट का मतलब। 12 इजी है, 13 में लिकर डिफाइंड है। लिकर को मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इंक्लूड स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, वाइन, ताड़ी, बियर, ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ or containing alcohol or and any substance which the state government may by notification declare to be liquor for the purpose of this act. Clear, simple है liquor भी। Manufacture includes every process whether natural or artificial। क्या? और artificial। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है, देखो पाम ट्री होती है, ठीक है, इस पे ताड़ी निकलता है ना, ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, ओके, इसको भी हम मैन्युफैक्चर कहेंगे। और ये रहा एक बड़ा सा कंटेनर, इसमें हमने डाल दिया वीट, ठीक है, गेहूं, और उसमें डाल दिया हमने यीस्ट, YEAST, ठीक है। ये प्रोसेस आर्टिफिशियल है, इससे भी स्पिरिट बन रही है, इससे भी स्पिरिट बन रही है, इन दोनों से क्या हो रही है ना, इन दोनों प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चर कहेंगे। Manufacture includes every process whether natural or artificial by which any intoxicant is produced। intoxicant produce हो रहे हैं यहाँ पे, or prepared, and also redistillation and every process for the rectification, flavoring, blending और coloring of liquor। तो मतलब कि अगर इसमें कुछ बनाया हमने इंटॉक्सिकेटिंग है, उसमें कलरिंग भी ऐड कर दी, तो उसको भी हम मैन्युफैक्चर कहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। Place includes house, building, shop, booth, tent, enclosure, space, vessel, raft, vehicle। कोई दिक्कत इसमें? Expressions referring to sale includes any transfer but by way of gift। देखो सेल का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब कुछ समझ में आता है? चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कुछ मत बोलो, मैं समझा रहा हूं। सेल का मतलब होता है ट्रांसफर, है ना, जिसमें गिफ्ट इंक्लूडेड नहीं है। गिफ्ट का मतलब होता है ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। क्या? ट्रांसफर विदाउट, ठीक है, गिफ्ट का मतलब हो गया ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। और यहां पे जो डेफिनेशन दी हुई है सेल की, सेल का मतलब हो गया ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है? टाइटल क्रिएट होता है, ठीक है, एक जगह टाइटल क्रिएट होगा, एक जगह टाइटल एक्सटिंग्विश होगा। मतलब अगर मैं कहता हूं मैंने तुम्हें कुछ ट्रांसफर किया, इसका मतलब है कि मेरा टाइटल एक्सटिंग्विश हो रहा है और तुम्हारा क्रिएट हो रहा है। समझ में आया? गिफ्ट इंक्लूडेड नहीं है यहां पे। स्पिरिट, स्पिरिट मींस लिकर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस को मार्क कर लो, ठीक है। डिस्टिलेशन से जो भी अल्कोहल निकलता है, अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन इज स्पिरिट, ठीक है, वेदर डिनेचर्ड और नॉट। खराब है नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, अगर वो डिस्टिलेशन से निकल रहा है, ठीक है, तो दैट इज स्पिरिट। 17A सप्लाई ऑफ लिकर, it means the provision of liquor for consideration at hotels and common drinking house on the basis of license that issued on the condition that such liquor shall be consumed with the
विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ सच होटल्स कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। सप्लाई ऑफ लिकर का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कॉमन ड्रिंकिंग हाउस है, वहां पे आप सप्लाई कर सकते हो, दे सकते हो, उसी को हम सप्लाई ऑफ लिकर कहेंगे। ज्यादा इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। ताड़ी मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री। क्लियर है? क्लियर है? ट्रांसपोर्ट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द स्टेट। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था ये भी। ये रहा स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसके साथ आपका डेफिनेशन क्लॉज ओवर होता है। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? चलिए जी, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम पावर्स वगैरह। ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन वालों यस नो? नो एक्टिविटी? ओके, चलिए कोई नहीं। सेक्शन 4, पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लिकर फॉरेन लिकर। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लिकर को डिक्लेयर करने की कि वो कंट्री है या फॉरेन लिकर है। ठीक है, कोई लिकर कंट्री है या फॉरेन है, कौन डिक्लेयर करेगा? वेरी गुड। डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल। रिटेल का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी, ठीक है, और उस लिमिट से अगर आप ज्यादा बेच रहे हो तो वो होलसेल, लिमिट के अंदर बेच रहे हो तो रिटेल। ये रही लिमिट। क्या है ये? लिमिट। लिमिट से ऊपर बेचोगे होलसेल, और लिमिट के नीचे बेचोगे तो रिटेल। यही है क्या? देखो पढ़ के एक बार पढ़ो। समझ में आया? ये रहा लिमिट। अब लिमिट कौन फिक्स करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये याद रखना। स्पिरिट की क्वांटिटी कितनी होगी, लिकर की क्वांटिटी कितनी आप बेच सकते हो, ये डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कहता है कि दिस इज 500 किलो से ज्यादा आप नहीं बेच सकते, तो 500 किलो जो लिकर है, लीटर सॉरी, केजी और लीटर हटाओ इसको, लीटर, इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। दिस इज द लिमिट। लिमिट के अंदर है तो रिटेल, और लिमिट के बाहर है तो होलसेल। समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है ये लिमिट है, लिमिट के ऊपर बेच रहे हो आप, ऐसा पॉसिबल है? तो यहीं पे आते हैं एक्साइज और एक्साइज ऑफिसर या फिर कमिश्नर, अभी आगे देखेंगे हम, बट ये ध्यान में रखना, ठीक है? चाहो तो फिगर वगैरह ड्रॉ कर लो, इजी पड़ेगा आपको बाद में रिवाइज करने के लिए। लिमिट के ऊपर होलसेल, लिमिट के नीचे रिटेल। लिमिट कौन लगा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद है सेक्शन 6, सेविंग ऑफ इनएक्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। सेविंग्स का मतलब होता है एक्सेप्शन, ठीक है? इस एक्ट में दिया हुआ कोई भी चीज, कोई भी प्रोविजन, वेरी गुड वेरी गुड लीटर, हाँ, इस एक्ट में दिया हुआ कोई भी प्रोविजन किसको इफेक्ट नहीं करेगा? तो सी कस्टम एक्ट को नहीं करेगा, इंडियन टैरिफ एक्ट को नहीं करेगा, एक्सेप्ट सेक्शन 6 देयर ऑफ, और कैंटोनमेंट एक्ट को नहीं करेगा। सिंपल है, ठीक है? सेक्शन 7, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन 7, एस्टैब्लिशमेंट एंड कंट्रोल। तो पहले तो लिखा हुआ दिस सेक्शन मस्ट बी रेड विद सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द एक्ट। 2 क्लॉज 7 में हमने कुछ पढ़ा था ना एक्साइज ऑफिसर के बारे में, राइट? एक्साइज ऑफिसर मींस कलेक्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन फॉर द होल और एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द स्टेट। क्या? फॉर द होल या फिर एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द स्टेट क्या अपॉइंट कर सकती है? एक्साइज कमिश्नर को। ई सी, बहुत पावरफुल पोस्ट है ये। क्या है? क्या है? बहुत पावरफुल पोस्ट है। वेरी गुड देवांश देव तोमर। सी कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ, कैंटोनमेंट एक्ट। ये देखो सेक्शन 7 का क्लॉज ए कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन से या तो पूरे स्टेट के लिए, नहीं तो स्टेट के एक छोटे से पार्ट के लिए
किसको अपॉइंट कर सकता है? एक्साइज कमिश्नर को। तो एक स्टेट में एक से ज्यादा एक्साइज कमिश्नर हो सकते हैं, राइट? He shall superintend the administration of excise department and the collection of excise revenue. इलेक्शन कमिश्नर के पास किस चीज की पावर है? और कलेक्शन की पावर। सुपरिटेंडेंस एंड कलेक्शन, किस चीज की कलेक्शन? एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू निकालो, पैसा निकालो, चलो निकालो पैसा। मैं एक्साइज कमिश्नर हूं, मैं आपसे पैसा वसूल कर सकता हूं, ठीक है? इस पर्टिकुलर एरिया का एक्साइज कमिश्नर मैं हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको रेगुलेट करूं। किसको? लिकर के सेल को, लिकर के प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चर को, लिकर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। अभी आपने पढ़ा था ना, वो कुछ बैरियर था, कुछ बैरियर, तो वो इलेक्शन बोल रहा हूं, एक्साइज कमिश्नर रेगुलेट करता है उसको। थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? ध्यान मत दो, अभी कमिश्नर का, अभी तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे हैं हम, इसके बाद अभी धीरे धीरे बी, क्लॉज बी भी है, देखो। मे अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट है, may appoint any person who is not collector but powers are given to exercise all or any of the powers and to perform all or any of the duties conferred and imposed on collector by or under his act, under this act। देखो एक्साइज कमिश्नर तो क्लियर है ना। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का मन करे तो वो किसी भी पर्सन को जो कि कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर की पावर दे सकता है। समझ में आया? कोई ऐसा पर्सन जो कलेक्टर नहीं है उसको कलेक्टर की पावर दे सकता है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? एक्साइज कमिश्नर क्या क्या करता है? ये सुपरिटेंड करता है और कलेक्ट करता है एक्साइज रेवेन्यू को। सुपरिटेंड किसको करेगा? कलेक्टर को सुपरिटेंड करेगा, ठीक है? ईदर कंकरेंटली विथ और इन सबऑर्डिनेशन टू और इन एक्सक्लूजन ऑफ द कलेक्टर। तो ये जो कलेक्टर अपॉइंट हो रहा है ना, इसकी पावर्स वगैरह भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये जो एक्साइज एक्ट है ना, बड़ा ही डाइसी सा है। कहीं कहीं पे क्लैरिटी है और कहीं पे क्लैरिटी नहीं है पावर्स को लेके। तो अगर कहीं कंफ्यूजन आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाना आप, ठीक है? मे अपॉइंट ऑफिसर्स सी of the excise department of such classes and with such designation power and duties as the state government may think fit। एक्साइज कमिश्नर हमने अपॉइंट कर दिया, हमने कलेक्टर अपॉइंट कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट को और भी कुछ मन करे तो थोड़े बहुत ऑफिसर्स और भी अपॉइंट कर सकता है वो, ठीक है? इन ऑफिसर्स की पावर्स भी वही डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ड्यूटीज भी वही डिसाइड करेगा। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। डी, ऑर्डर दैट ऑल or any of the powers and duties assigned by or under this act or officer appointed under clause C shall be exercised and performed by any servant of government or any other person may also be appointed। अब डी क्लॉज जो है ना, वो इसी पावर को और बढ़ा देता है। ये जो तीनों की पावर है, ऑफिसर की जो पावर दी है, ये स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको दे सकता है। समझ में? यही दिया हुआ है डी में भी। ई, मे डेलीगेट टू द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी CRA और एक्साइज कमिश्नर। CRA हमने कहीं पे पढ़ा था ना, कहां पे पढ़ा था हमने CRA? चीफ कमिश्नर ऑफ, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, CRA सेक्शन, हाँ सब सेक्शन 3 में पढ़ा था हमने। यहां पे CRA और कमिश्नर को इक्वल फुटिंग पे डाल दिया, राइट? मे डेलीगेट टू द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और एक्साइज कमिश्नर ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर अंडर दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट का अगर मन चाहे तो डेलीगेट कर सकता है। क्या डेलीगेट कर सकता है? कैसी पावर्स? लॉ मेकिंग पावर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक्साइज कमिश्नर या CRA को ये पावर दे सकता है कि जाओ जितने ऑफिसर्स अपॉइंट करने कर लो, जितने ऑफिसर्स आप अपने अंडर में रखना चाहते हो रख लो, ठीक है? क्लियर?
तो हमने क्या क्या अपॉइंट होते हुए देखा? सबसे पहले तो एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट होते देखा, फिर हमने देखा कलेक्टर को अपॉइंट होते हुए, फिर हमने देखा ऑफिसर्स को अपॉइंट होते हुए, फिर हमने देखा कि भाई टेम्पररी डिमांड है तो फिर से अपॉइंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने क्या देखा कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपॉइंटमेंट की पावर भी डेलीगेट कर सकता है कि जाओ तुम लोग को अपॉइंट करना है, तुम्हें मैंने एक्साइज कमिश्नर बना दिया है, तुम अपॉइंट करो, या चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी हो, जाओ अपॉइंट करो आप। आपका सेक्शन 7 कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, एक्सेप्शन है इसमें। द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 62 टू मेक रूल्स, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो 62 जब हम करेंगे तब देखेंगे। क्लॉज एफ, विड्रॉ फ्रॉम एनी ऑफिसर और पर्सन ऑल और एनी ऑफिस पावर अंडर दिस एक्ट। तो जो पावर्स वो दे रहा है अंडर क्लॉज सी, है ना, ऑफिसर तो अंडर क्लॉज सी अपॉइंट कर रहा है, तो अंडर क्लॉज सी, वेरी गुड, क्लॉज सी के अंदर जो पावर दे रहा है ऑफिसर्स को वो विड्रॉ भी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। परमिट द डेलीगेशन बाय चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, द एक्साइज कमिश्नर और द कलेक्टर और to any person or class of person specified in such notification of any powers conferred or duties imposed upon it or him by or under this act or exercised or discharged by it। और बेसिकली डेलीगेशन को परमिट करने की बात कर रहा है यहाँ पे, समझ में आया? किस चीज की परमिशन है? डेलीगेशन की परमिशन है अंडर क्लॉज जी। इसके साथ आपका सेक्शन 7 कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे बढ़े। 7A में फ्लाइंग स्क्वाड्स है। फ्लाइंग स्क्वाड्स जो होते हैं वो छापेमारी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इनका काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करती है इनको, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर किसी ने एलिज कर दिया कि सस्पेक्ट है कि भाई ये कुछ गलत काम कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में फ्लाइंग स्क्वाड को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। The state government may establish flying squad for investigating को मार्क कर लो, into any case of alleged or suspected evasion of excise revenue। अच्छा, कमाई ज्यादा है और आप रेवेन्यू नहीं दे रहे हो तो उस केस में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कौन? फ्लाइंग स्क्वाड। फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और एनी केस ऑफ अलेज्ड और सस्पेक्टेड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के से कोई भी छेड़छाड़ हो रहा है तो जाओ आप उसको इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। द रूल्स मेड देयर अंडर एंड शैल स्पेसिफाई देयर इन द एरिया ओवर विच फ्लाइंग स्क्वाड शैल एक्साइज ज्यूरिसडिक्शन। तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि ये छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ के किस एरिया में फ्लाइंग स्क्वाड एक्टिव होके काम कर सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत? क्लॉज 2, a flying squad established under subsection 1 shall consist of excise officer and other person as the state government may from time to time appoint thereto। एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं फ्लाइंग स्क्वाड में। कौन होता है? एक्साइज ऑफिसर और एक्साइज कमिश्नर में क्या डिफरेंस है? चलो, एक्साइज कमिश्नर सुपीरियर है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ के किसी छोटे पार्ट के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक्साइज ऑफिसर कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है? जिनका काम अभी हम पढ़ेंगे। एक्साइज कमिश्नर क्या करता है? तो ये सुप्रिटेंड करता है और कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है? एक्साइज रेवेन्यू। पिक्चर क्लियर हो रही है? हाँ ना ऑनलाइन वालों, पिक्चर क्लियर हो रही है? यस नो? गुड 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 गुड, वेरी गुड। देखो जहां बोरियत आए आप प्लीज बता देना, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी तक आई डोंट थिंक कि कहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। चलो जी, तो 7A clause 3, the excise officers or other person appointed to the flying squad shall exercise the powers and perform the duties as may be conferred or imposed under section 7। सेक्शन 7 के अंदर अगर आपको एक्साइज ऑफिसर बना दिया गया तो बधाई हो। समझ में आया? यही कह रहे हैं यहाँ पे, यही कह रहा है, लिटरली यही कह रहा है। आपको जो पावर दी गई है एक्साइज करो, स्टेट गवर्नमेंट से जो पावर ले सकते हो ले लो आप,
राइट। चलिए जी आगे बढ़े चैप्टर 3 पे। लाइसेंस, परमिट्स एंड पासेस। आपको ये क्लियर है ना, कौन कौन से क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्लियर है ना सब। छत्तीसगढ़ का स्टेट है, इलेक्शन एक्साइज कमिश्नर है, कलेक्टर है, ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर का क्या रोल है, ऑफिसर्स का क्या रोल है, सारी चीजें क्लियर है। चलिए कौन अपॉइंट करता है इसको? वेरी गुड। पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। क्या? प्रोहिबिशन। किस चीज की प्रोहिबिशन? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में प्रोहिबिट थ्रू आउट द स्टेट और इन एनी स्पेसिफाइड एरिया द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। किस चीज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोहिबिट है? मार्क कर लो। प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट को मार्क कर लिया जाए। मेक सुटेबल प्रोविजंस फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ महुआ और एनी अदर बेस। इफेक्टिव सुटेबल प्रोविजन, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट सुटेबल प्रोविजन बना सकता है किसके कंट्रोल के लिए? महुआ डिफाइन है कहीं पे? अभी तक तो हमने नहीं देखा है, राइट। इसमें दिया हुआ है साइंटिफिक नेम बैसिया लैटिफोलिया एंड बैसिया लॉन्गिफोलिया। तो ये हो सकता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका बने। यस सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट करता है। वेरी गुड। चलो सेक्शन 9 रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। अभी अभी हम क्या पढ़ रहे थे सेक्शन 8 में? पावर टू प्रोहिबिट। ध्यान रखना, इसीलिए मैंने प्रोहिबिशन पे जोर डाला था। सेक्शन 8 और 9 में हमेशा कंफ्यूजन आता है। सेक्शन 8 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। किस चीज का पावर है? तो प्रोहिबिट कर सकता है वो। किस चीज को प्रोहिबिट कर सकता है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट महुआ के, है ना। महुआ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है, राइट। देखो देखो एक बार। हाँ, चलो वेरी गुड। सेक्शन 9 विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी इंपोर्टेड, exported or transported but there are some exceptions related to this provision। जब तक स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन ना कर दे। सैंक्शन का मतलब होता है यस कर देना। क्या कर देना? यस, आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लाइसेंस मिल गया आपको, परमिशन मिल गया, परमिट मिल गया। सैंक्शन का मतलब हो गया परमिशन मिल जाना। जब तक आपको परमिशन नहीं मिल जाती स्टेट गवर्नमेंट से, तब तक कुछ इंटॉक्सिकेंट्स हैं जिनको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्शंस पास करा देना। वेरी गुड वेरी गुड। चलो मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को। 8 और 9 में कंफ्यूजन होता है हमेशा। 8 में पावर दिया हुआ है प्रोहिबिशन का, 9 में एक्चुअल प्रोहिबिशन है, ठीक है। तो अब एक्सेप्शन देख लेते हैं जिनमें जिनमें प्रोहिबिशन नहीं लगता है। वेरी गुड। इन चीजों को आप खुले में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। क्या है? आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी टू विच इट मे बी लायबल अंडर दिस एक्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड फॉर सच पेमेंट और कंप्लायंस विद सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज। तो ये दो कंडीशंस हैं एक्चुअली, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप सैंक्शन की जरूरत नहीं है आपको, आप ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। 10 रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? पास। कौन देगा पास? एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब आइदर जनरली और फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया, ठीक है। तो आपको पास कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, बस इतना। Exception if the state government has issued under a pass or deemed to be issued under the provisions of this act। ओके, ये थोड़ा सा डाइसी है, मैंने कहा ना इसमें कहीं कहीं डाइसी चीजें मिलेंगी आपको, तो इसको अवॉइड करो। हाँ, ज्यादातर केसेस में आपको नोटिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ज्यादातर चीजों में आपको पास कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 11 पासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। द कलेक्टर में ग्रांट। क्या?
द कलेक्टर में ग्रांट पासिस फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट। देखो जो सेक्शन 10 है ना, इसमें नो इंटॉक्सिकेंट एक्सीडिंग सच क्वांटिटी, क्वांटिटी स्टेट गवर्नमेंट बता रही है। क्या बता रही है स्टेट गवर्नमेंट? क्वांटिटी बता रही है। और 11 में क्या बताया जा रहा है? कलेक्टर ग्रांट कर रहा है आपको। सेक्शन 10 फिर से देखना, नो इंटॉक्सिकेंट एक्सीडिंग सच क्वांटिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब either generally or for specified area shall be imported, exported or transported। तो स्पेसिफाइड क्वांटिटी को किसी एक जगह से दूसरी जगह आप मूव नहीं कर सकते जब तक स्टेट गवर्नमेंट परमिट ना करे। और परमिट कैसे मिलती है, पास कैसे मिलता है? कलेक्टर देता है, राइट? कौन देता है? कलेक्टर देता है। द कलेक्टर में ग्रांट पासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। एक्सेप्शन, द एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर आ गया यहाँ पे, मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन पासेस फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इफ द पासेस आर प्रोवाइडेड बाय एक्साइज कमिश्नर हिमसेल्फ। देखो कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पे एक्साइज कमिश्नर खुद आ जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका काम होता है सुपरविजन का, ठीक है? पासेस कौन दे रहा है? कलेक्टर दे रहा है, COLLECTO, और कलेक्टर का काम है पास देने का। लेकिन दिवाली का टाइम है, ठीक है, या फिर होली का टाइम है, भीड़ बढ़ी हुई है, डिमांड बढ़ा हुआ है ना? और एक्साइज कमिश्नर के पास बड़े लोग पहुंचे, बोले भाई हमें तो इतना किलो इंटॉक्सिकेंट चाहिए, लीटर इंटॉक्सिकेंट चाहिए। उस केस में कलेक्टर की पावर ओवरराइड कर देगा ये। समझ में आया? एक्ट ही डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। समझ में आया ऑनलाइन वालों? पासेस कलेक्टर, वेरी गुड वेरी गुड। स्पेशल पावर्स ऑफ टू एक्साइज कमिश्नर, यस। Exception, the excise commissioner may from time to time determine passes for the import and export if the passes are provided by excise commissioner himself। excise commissioner खुद पास देगा कि जाओ कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली है, सेलिब्रेट करो, टाइम टू टाइम। समझ में आया? Such passes may be either general for defined periods and kinds of intoxicant or special or for specified occasions and particular consignments only। ये जो passes है ना, पासेस टाइम के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर इंटॉक्सिक, फॉर एग्जांपल देखो छत्तीसगढ़ में मान लो रिसर्च फैसिलिटी है, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च चल रही है, और यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी में इंटॉक्सिकेंट की जरूरत पड़ती है, ड्रग्स। फॉर एग्जांपल फार्मेसी इंडस्ट्री में ना ज्यादातर यूज होता है इसका। उस केस में आपको कलेक्टर आपको पास देगा, ठीक है? अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो एक्साइज कमिश्नर पास देगा। समझ में आ गया? चलो, सेक्शन 12, passes issued by other authorities may be deemed passes granted under this act। the excise commissioner may by general or special order direct, subject to such condition as he may impose, that a pass granted by any authority in India shall be deemed to be a pass for any purpose under this act। एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है, ठीक है, कि आपको अगर पास प्रेसिडेंट ने दिया है, ठीक है, तो उस पास को आप छत्तीसगढ़ में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसकी पावर है एक्साइज कमिश्नर के पास। समझ में है कितना बड़ा पोस्ट है एक्साइज कमिश्नर का? डायरेक्टली आपके पास परमिट है, आप स्टेट टू स्टेट क्रॉस कर सकते हो। एक बस है, ठीक है, बहुत गंदा बस बनाया मैंने, और ये मूव कर रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा ये आपको, सॉरी एक्साइज कमिश्नर, हाँ एक्साइज कमिश्नर डिसाइड करेगा। समझ में आ गया? 12 कंप्लीट। रेंट कंट्रोल में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी ना आपको? रेंट कंट्रोल में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। चलो, ये ध्यान रखना कि एक्साइज कमिश्नर की जो पावर है वो एट टाइम्स यूज होती है, रेगुलरली यूज नहीं होती है। कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी आ गई जहां पे बहुत जरूरी पड़ गया तभी वो यूज करेगा, अदरवाइज वो यूज नहीं करेगा। ज्यादातर कौन यूज करता है अपनी पावर्स को? कलेक्टर। वेरी गुड। 12 में क्या दिया हुआ है? एक्साइज कमिश्नर को पावर दिया हुआ है कि अगर कोई और ने, किसी और ने पास दिया है तो उसके पास को
ओके कर दें, ठीक है। कंडीशंस लेकिन इम्पोज कर सकता है, वो चाहे तो कंडीशंस इम्पोज कर सकता है कि भाई आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 4, कितनी जल्दी चैप्टर 4 पे आ गए हम लोग, कितनी जल्दी चैप्टर 4 पे आ गए, राइट। इसमें केसेस हैं नहीं, मैंने, हाँ, केसेस एक बार, इसमें ज़्यादा केसेस पूछते ही नहीं है। मैं भी क्या ही बताऊँ, इसमें जो इनका मटेरियल है, कोर्स मटेरियल, उसमें मैं पूछा है, केसेस ज़्यादा है नहीं इसमें। तो इस वजह से एक बार अगर आप सर्च कर सकते हो तो कर लेना, उसमें केसेस अगर मिलते हैं तो। बट ये जो को बता रहा हूँ ना, ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है फॉर प्रीलिम्स। मेंस में भी अगर आप ये लिख के आ जाते हो ना, नो वन इज गोइंग टू होल्ड यू, ठीक है। सेक्शन 13 चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर, पोजेशन एंड सेल। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 9 है आई गेस, राइट। चैप्टर 4 पे हैं और 69 सेक्शंस हैं, राइट। तो आगे के जो सेक्शंस हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा आपके पेनलाइजिंग प्रोविजंस हैं। पेनलाइजिंग प्रोविजन समझते हो, पेनाल्टीज इम्पोज करते हैं, वो रटने वाले होंगे, वो जल्दी क्रॉस हो जाएंगे आपको। जो समझने वाले थे वो यहीं तक थे, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, ठीक है। सेक्शन 13, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स except under the authority and subject to the terms and conditions of a license granted in that behalf. For the license is not issued to a person shall know. Okay, देखो ये जो लिस्ट है ना, इसको रट लो, इसको रट लोगे एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आप बिना लाइसेंस के इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। किन किन चीज़ों को? तो इंटॉक्सिकेंट, हेम्प, ताड़ी, लिकर, डिस्टिलर, या फिर अपने पोजेशन में मटेरियल्स नहीं रख सकते, लाइक यूटेंसिल्स, इम्प्लीमेंट, अपैरेटस, व्हाटसोएवर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप ये सब चीजें नहीं रख सकते जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, ओके। एक्सेप्शन है, द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन एनी एरिया स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ टू द टैपिंग ऑफ। तो ताड़ी का जहां पे बात आ जाता है ना, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट मना कर सकती है कि ये चीजें आउट ऑफ लाइसेंस है, आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? हाँ, 9 चैप्टर्स, 69 सेक्शंस, 2 शेड्यूल्स। सेक्शन 13 जो है वो पूरा रट्टा मारने वाला है, आप रट्टा मार लो इसको। सेक्शन 14, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंस और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलर्स एंड वेयर हाउस। तो इसको कौन एस्टैब्लिश करता है? एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर क्या करता है? डिस्टिलर्स या फिर लाइसेंसिंग वेयर हाउसेस। डिस्टिलर्स वो जगह होती है जहां पे आपका डिस्टिल स्पिरिट बनता है। स्पिरिट जिस जगह पे बनती है उसको डिस्टिलर कहते हैं। और वेयर हाउस वो जगह होता है जहां पे स्टोर करके आप रखते हो, ठीक है। तो इसको एस्टैब्लिश कौन करता है? एक्साइज कमिश्नर, ठीक है। स्टैब्लिश कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है, लाइसेंस कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस मेंशन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा स्टैब्लिश और लाइसेंस अ वेयर हाउस वेयर एन एनी इंटॉक्सिकेंट मे बी डिपॉजिटेड, डिसकंटिन्यू सच वेयर हाउस। देखो, डिस्टिलरी और वेयर हाउस, तो यूएससी इसको स्टैब्लिश कर सकता है और डिसकंटिन्यू कर सकता है। इसको भी स्टैब्लिश कर सकता है और डिसकंटिन्यू कर सकता है। 4 तो यहीं पे हो गए आपके, ठीक है। 5वां है कि कंडीशंस इंपोज कर सकता है कि डिस्टिलरी में वर्क कैसे होगा। क्लियर? याद हो गया ये सेक्शन? फिर से करते हैं। एक्साइज कमिश्नर क्या कर सकता है? डिस्टिलरी को एस्टैब्लिश कर सकता है और डिसकंटिन्यू कर सकता है। वेयर हाउस को एस्टैब्लिश कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है। और डिस्टिलरी में वर्किंग कैसे है उसको रेगुलेट कर सकता है कंडीशन इंपोज करके। आपका सेक्शन 14 कंप्लीट है। सेक्शन 15, पेमेंट ऑफ ड्यूटी। क्या? पेमेंट ऑफ, unless the duty, if any, payable under chapter 5 has been paid or a bond has been executed for the payment without the sanction of state government, no intoxicant shall be removed from any distillery, brewery, warehouse or other place of storage established. देखो ये चीज, देखो एक चीज, इधर देखो, इधर देखो, वेरी गुड, इधर देखो।
ये रही वो जगह जहां पे एक्साइज कमिश्नर ने क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट बनाया। ठीक है, किस चीज का, डिस्टिलरी का। ठीक है, डिस्टिलरी या वेयर हाउस, है ना, या वाइनरी बनाई। वाइनरी इसमें डिफाइन नहीं है लेकिन वाइनरी भी होती है ना। ये एरिया है जिसको एस्टैब्लिश किसने किया है, एक्साइज कमिश्नर ने किया है। यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पिरिट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सॉरी, स्पिरिट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये स्पिरिट ना यहां से आप मूव नहीं कर सकते, कब तक, जब तक आप ड्यूटी नहीं पे कर देते। ठीक है, 50 रुपए पर बॉटल आपकी ड्यूटी बनती है, पहले पे करोगे तब आगे जाएगा। कौन इसकी देखभाल करेगा, गलत, कलेक्टर। कलेक्टर देखभाल करता है। फ्लाइंग स्क्वाड में कौन होता है, कहां पे था फ्लाइंग स्क्वाड, 7A। एक्साइज ऑफिसर क्या होता है, कलेक्टर ही तो होता है। समझ पा रहे हो, मजा आ रहा है चलो, 7A। हाँ, देखो उसमें डिफाइन किया हुआ है कि एक्साइज ऑफिसर इज कलेक्टर। 7 आप देखो ना उसमें, एक्साइज ऑफिसर मीन्स अ कलेक्टर, सेक्शन 7, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। ठीक है, ये वर्किंग में देखने में बड़ा मजा आता है कि अच्छा ये बात है ना, मजा आ रहा है ना देखने में कि अच्छा छापा कौन मारेगा। आपका इंटरव्यू जब होगा ना, आप लिटरली बता पाओगे कि अच्छा आपको नहीं पता है, मुझे पता है, इलेक्शन ये एक्साइज कमिश्नर नहीं है, वो कलेक्टर है जो छापा मारता है। समझ गए। सेक्शन 12, एक मिनट, कहाँ पे थे हम, 12 पे थे ना, 12 तो हो गया था यार, सॉरी 15 पे थे हम। इसके बाद पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, स्टेट गवर्नमेंट लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि इससे ज्यादा आप पोजेस नहीं कर सकते हो। क्या, पोजेस नहीं कर सकते हो। एक्सेप्शन, द स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट लिमिट्स में बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्वालिटी। देखो सपोज सपोज महुआ है, ठीक है, महुआ है, अब ये डिफाइंड तो है नहीं। महुआ हो सकता है किसी पर्टिकुलर फूड से बने, ठीक है ना। 3-4 फूड होते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया। तो राइस की लिमिट और वीट की लिमिट, राइस की 500 लीटर, वीट की 600 लीटर मैक्सिमम, इतनी रख सकते हो। यही बताया एक्सेप्शन में। A person shall not have in his possession any quantity of any intoxicant in excess of the limits prescribed under subsection 1 of section 16। clear है, कोई दिक्कत। exception under the terms and conditions of a license। ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ के देखो आप। सेक्शन 3 देखो, सबसेक्शन 3 देखो, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 है ना, ये फॉरेन लिकर पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। नहीं कर सकती, फॉरेन लेकर के केस में कर सकती है, कंट्री लेकर के केस में नहीं कर सकती है। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी पोजेशन की, ये कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखना कि एक्साइज कमिश्नर क्या कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है। परमिट कौन देगा, पास कौन देगा, वेरी गुड। इलेक्शन एक्साइज कमिश्नर कभी दे सकता है पास, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मतलब आप लोग को। सेक्शन 17 पे आ जाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पोजेशन की बात है। मैन्युफैक्चर्ड नहीं है ना, क्योंकि कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर, ये लिकर कौन सा कंट्री होगा कौन सा फॉरेन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। स्टेट गवर्नमेंट बताता है कि अगर फॉरेन लिकर है, मतलब फॉरेन में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आउट ऑफ हिज सब्जेक्ट है। समझ में आया।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट उस पे होता है जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। समझ में आया? मैन्युफैक्चर अगर आउट ऑफ स्टेट है तो ड्यूटी नहीं लगा सकते आप। ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मेरे को समझ में आ रहा था, ये लगेगा आपको। कंट्री और फॉरेन लिकर इनमें इन्होंने क्लियर नहीं किया ना इसमें। मैन्युफैक्चर अगर छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो कंट्री है, मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ड्यूटी लगेगी। ठीक है, जब तक ड्यूटी नहीं लगेगी तब तक आप वेयर हाउस से बाहर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, फॉरेन लिकर है, आप अपने पोजीशन में कितना भी रख सकते हो, है ना, कंट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15P सर उस पे तो ऑलरेडी, हाँ स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि बताओ फॉरेन लिकर क्या होता है, जो फॉरेन से आता है, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। चलिए जी, सेक्शन 17, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। क्या? लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ no intoxicant shall be sold except under the authority and subject to terms and condition of license granted। जो लाइसेंस ग्रांटेड है उसके अलावा आप सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन टू सबसेक्शन 1A, a person having the right to तारी drawn from any tree। ये जो तारी है ना, ये escape कर जाता है, TARI ताड़ी, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये escape कर जा सकता है, ये बेच सकते हो आप खुद से, आप बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। A person under section 13 to cultivate the hemp plant। hemp समझते हो? hemp, cannabis, वीड, गांजा, जिसको लोग बहुत रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसको आप हेम्प का, यहाँ पे तो यही मतलब मुझे लग रहा है HEMP, बिकॉज जनरली वो कैनबिस ही होता है शायद, बट वो लीगल नहीं है, राइट? LEGAL लीगल नहीं है, राइट? भांग बेच सकते हैं, है ना, लेकिन उसको अदर फॉर्म्स में नहीं बेच सकते। कहीं कहीं कुछ आप देखते हो कि शॉप्स बने होते हैं, तो यहाँ पे जो हेम्प है ना, वो भांग के लिए यूज हो रहा है। समझ में आया? समझ पा रहे हो? भांग कैन बी सोल्ड, भांग बिकता है, आपका सरकारी भांग का दुकान मिलता है, वहाँ बिकता हुआ मिलेगा आपको, लेकिन वीड एज सच नहीं मिलेगा आपको, जिसको वीड कहते हैं हम लोग। ठीक है, कैनबिस कहते हैं जिसको, वो नहीं मिलेगा। तो हेम्प का मतलब यही भांग से है। ठीक है, C, this section shall apply to the sale of any foreign liquor, shall not apply होना चाहिए to the sale of any foreign liquor lawfully procured by। बेसिकली फॉरेन लिकर के लिए भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, फॉरेन लिकर है, बेचो। तीन चीजें हो गई क्लियर? क्या क्या है तीन चीजें? एक तो ताड़ी है, दूसरा भांग हेम्प प्लांट, और तीसरा फॉरेन लिकर। मार्क कर लो आप। On such condition as the excise commissioner may determine, a license for sale under the excise law for the time being in force in other states or union territories may be deemed to be license granted in that behalf under this act। अगर एक्साइज कमिश्नर चाहे, क्या? एक्साइज कमिश्नर अगर चाहे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? अ लाइसेंस फॉर सेल अंडर एक्साइज लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन अदर स्टेट। दूसरे स्टेट में कोई लाइसेंस मिला हुआ है, उसको एज इट इज अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करवा सकता है। मतलब आप बिहार में कुछ इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लाइसेंस है आपके पास, आप दौड़े चले गए किसके पास? एक्साइज कमिश्नर के पास। वो बोलेगा हाँ हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? क्या कर लो? मैन्युफैक्चर कर सकते हो तुम, यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे सॉरी मैन्युफैक्चर नहीं, सेल की बात चल रही है। आप लाइसेंस हो, दूसरे स्टेट के हो आप, आपके पास लाइसेंस है, आओ हमारे स्टेट में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? सेल और सप्लाई ऑफ लिकर, द सेल ऑफ लिकर शैल बी परमिटेड ओनली थ्रू द लाइसेंस लिकर वेसल वेंट्स विच शैल नॉट बी लोकेटेड विद इन 500 मीटर्स रेडियल डिस्टेंस। देखो, हाईवे के पास नहीं होना चाहिए, नेशनल और स्टेट हाईवे के 500, कितना, 500 मीटर का रेंज है। ठीक है, 500 मीटर का रेंज है, नेशनल हाईवे है, इसके 500 मीटर तक नहीं होना चाहिए, या फिर
कोई भी हाईवे है इसके 500 मीटर तक क्या नहीं होना चाहिए, लिकर की शॉप, जिसको हम ठेका भी कहते हैं हिंदी में, राइट, लिकर वेंट्स नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है अच्छे से? यस नो कुछ तो बताओ। हाँ, नेशनल स्टेट हाईवे, वेरी गुड। उसके 500 मीटर तक नहीं होना चाहिए, तो ये 500 मीटर जो है ना उसको मार्क कर लो, ठीक है। आगे बढ़े। एक्सेप्शन, द प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दोज नेशनल स्टेट हाईवेज विच पास विद इन एनी म्यूनिसिपल एरिया। ये आ गया आपका एक एक्सेप्शन, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। होटल्स हैविंग अ लाइसेंस, अच्छा, सेल एंड सप्लाई ऑफ लिकर पढ़ रहे हैं इसमें बी। होटल्स हैविंग अ लाइसेंस शैल बी इंटाइटल्ड टू एंगेज इन सप्लाई ऑफ लिकर to members, guests or other person for consumption of such liquor within the premises of such hotel. होटल premises में बेच सकते हो आप, simple. Any license issued to any hotel or common drinking house for the sale of liquor shall be deemed to have been always issued for the supply of liquor. Supply of liquor हमने पढ़ा था ना, बेसिकली होटल में बेच सकते हो, इतना मान के चलो। गेस्ट आ रहा है, सर्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल की बात हो रही है यहाँ पे। Explanation, for the removal of doubt, it is hereby clarified that all taxes, duties, cess or other levies as applicable to sale of liquor shall apply to supply of liquor unless otherwise specified in this act. वही सेम बात है, जब तक एग्जेम्पशन नहीं दिया जाए तब तक बेचो। इस एक्ट में अगर कहीं मना नहीं किया गया है तो बेचो, दिल खोल के बेचो, कोई नहीं रोक रहा है तुमको। समझ में आ गया? सेक्शन 18, पावर टू ग्रांट लीज ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर। क्या क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है। किस चीज का पावर है? लीज का पावर। द स्टेट गवर्नमेंट लीज टू एनी पर्सन द राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को लीज किया जा रहा है। क्या लीज किया जा रहा है? राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ बाय होलसेल और ऑफ बोथ और ऑफ सेलिंग बाय होलसेल और बाय रिटेल, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग बाय होलसेल ऑफ और ऑफ बोथ एंड सेलिंग बाय रिटेल एनी लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग विद इन एनी स्पेसिफाइड एरिया। ध्यान से देखना, ये रहा छत्तीसगढ़ पूरा, ये रहा स्पेसिफाइड एरिया। इस स्पेसिफाइड एरिया में आप मैन्युफैक्चर करोगे, बेचोगे, क्या करोगे, सारा का सारा कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट थ्रू लीज। लीज देगा आपको, ठीक है। क्या दे रहा है? राइट दे रहा है, लीज कर रहा है आपको, राइट दे रहा है। किस चीज का? मैन्युफैक्चर करने का। बताओ बताओ। मैन्युफैक्चर करने का, सेल करने का और सप्लाइंग बाय होलसेल। वेरी गुड। तो मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई करने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट बता रहा है, ठीक है। राइट दे रहा है, लीज कर रहा है आपको। क्या लीज कर रहा है? ध्यान रखना फिर से, राइट दे रहा है। 3 टाइप के राइट हैं यहाँ। क्लियर? राइट क्लियर है? क्लियर? इसके बाद द एक्साइज सॉरी 18 क्लॉज 2, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ग्रांट टू अ लेसी अंडर सबसेक्शन 1 अ लाइसेंस इन द टर्म्स ऑफ हिज लीज। क्या लीज? क्या लीज में पड़ रहा है यहाँ पे? पहले वाले में राइट लीज कर रहा है, सेकंड वाले में क्या लीज पे दे रहा है? लाइसेंस। लाइसेंस दे रहा है आपको लीज पे। किस चीज का लाइसेंस है? देखो, आपको लीज मिल रहा है ना, तो आप क्या बने? LESS लेस्सी, ठीक है। और आप अपना जो लीज है ना वो किसी और को सब लीज दे सकते हो, ठीक है। यही पावर दी गई है अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 सॉरी, कि आपको जो लीज दिया जा रहा है ना कंडीशन के अंदर, आप वो दूसरे को भी दे सकते हो।
हाँ, मैन्युफैक्चर होलसेल रिटेल, वेरी गुड, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू होलसेल, राइट टू रिटेल। और सेकंड में आपके पास लाइसेंसिंग पावर दी जा रही है कि अगर आपके पास राइट है ना ये तीनों, तो आप लाइसेंस दे सकते हो, सब लीज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? यस, नो, मजा आ रहा है? सब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना? पक्का? पक्का है? सैडली यस, इससे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कर सकता है, वेरी गुड। देव तोमर, आप बिल्कुल सही हो। देखो इसमें ना आपकी जब पीनल प्रोविजन आएंगे ना, तो ये एक्ट बहुत शॉर्ट हो जाएगा। आपको वो रटना है फिर आपको बैठ के, वो कि हाँ अच्छा ये है, आप बच्चों को नहीं बेच सकते, आप बाहर में ड्रिंक नहीं कर सकते, ऐसी चीजें हैं। ये जो समझने वाला पोर्शन था वो तो गया आपका, मतलब वो जा रहा है आपका, और थोड़ा बहुत टेक्निकल है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है आगे। अच्छा, 18A देखो, exclusive privilege of manufacture, sale, etc may be granted. The state government may grant the exclusive privilege. exclusive privilege को मार्क कर लिया जाए। किसको दिया जा रहा है exclusive privilege? छत्तीसगढ़ स्टेट बीवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब ये कंपनी है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मैन्युफैक्चर, सेल, इनकी जो भी राइट्स हैं ये कॉरपोरेशन लिमिटेड को दे सकती है। A corporation wholly owned and controlled by the state government for manufacturing or selling by retail or wholesale. ये कैसा कॉरपोरेशन है? wholly owned and controlled by state government. Indian made foreign liquor within the state. Okay, चलो। Subsection 2, the excise commissioner may grant necessary license to the Chhattisgarh State Beverage Corporation Limited for aforesaid purpose. लाइसेंस दे सकता है, कौन दे सकता है? एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर, देखो एक चीज समझाता हूं आपको, लीज कर दिया मैंने आपको, राइट, ठीक है। अब इस लीज का एक ड्यूरेशन होता है ना, एक्सपायर होने वाला है वो, तो आप क्या वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे प्लीज रिन्यू इट? नहीं, आप जाओगे एक्साइज कमिश्नर के पास रिन्यू कराने के लिए। समझ गए? इसीलिए यहाँ पे एक्साइज कमिश्नर मेंशन किया हुआ है। समझ रहे हो कितनी टेक्निकलिटीज हैं इसमें? हाँ, मैन्युफैक्चर और सेल का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। प्रिविलेज देखो, ज्यूरल रिलेशन समझते हो आप? राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी, ये सब ज्यूरल रिलेशन है, तो प्रिविलेज भी एक ज्यूरल रिलेशन है। प्रिविलेज जब यहाँ पे कहा ना, तो वो राइट नहीं है। राइट का मतलब हुआ कि ठीक है, यू कैन एनफोर्स इट। प्रिविलेज का मतलब है कि ये मेरे ऊपर है, मैं दूं चाहे ना दूं, आपको आपके पास क्या क्या प्रिविलेज है, आप एक्सक्लूसिव होके कुछ काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें दी हुई हैं कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट बीवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। समझ रहे हो? स्टेट डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ये चाहे तो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, पता नहीं क्यों चैलेंज नहीं हुआ अभी तक कोर्ट में, हो सकता है ये वैसे। स्टेट कमिश्नर क्या, एक्साइज कमिश्नर क्या करेगा? किसको देगा? बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, इसके लाइसेंस को बढ़ाता रहेगा। The Chhattisgarh State Beverage Corporation Limited, after the grant of such license, may open its branches, depots in the state in such places and subject to such condition as the state government may specify. जैसे ही लाइसेंस मिल गया, कंपनी तो एक है ना, ब्रांचेस तो काफी सारे हो सकते हैं। अब मैं अगर बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हूं और आप स्टेट हो या फिर एक्साइज कमिश्नर हो, मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर एरिया में अपना ब्रांच खोलना, तो कहां जाऊंगा मैं? वेरी गुड, कितना पावरफुल पोस्ट है ये, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग, बहुत पावरफुल पोस्ट है ये कुछ मतलब जो एक्साइज ऑफिसर है ये कुछ नहीं है इसके सामने। लिटरली स्टेट गवर्नमेंट को एक बार पूछना पड़ता है इससे। समझ रहे हो? चलिए जी, ये चीज क्लियर हो गई आपकी, तो आगे बढ़ते हैं हम। समझ में नहीं आ रहा है? टाइम हो गया, तो आज की समय सीमा समाप्त।
पढ़ना है आगे और कि चलो मतलब फिर ठीक है फिर इट्स ऑफ फॉर द डे। ठीक है ऑनलाइन वालों, अच्छा लगा तुमसे बात करके। अब अगर फर्स्ट क्लास में 19 भी क्रॉस नहीं हुआ है और 69 सेक्शंस हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आपका ज़्यादा कवर हो जाए, है ना। पेनल्टीज वाला जैसे आ गया ना वैसे मान के चलो कि कंप्लीट है। सेकंड क्लास में मैं 30 to 40 सेक्शंस करवा दूंगा, चलो कोशिश करूंगा। ओके, सितंबर में एग्ज़ाम है यार, चल मारो आप। ओके 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 ओके। अच्छा लगा क्लास, बढ़िया था।